दामाद जी थोड़ा जल्दी बाहर निकालिए, हमें बहुत दर्द हो रहा है। सासू माँ थोड़ा धैर्य रखिए, बस हमारा पानी निकलने ही वाला है। 65 वर्षीय निर्मला देवी जो अपने ही दामाद संजय के साथ संबंध बना रही होती है। अब दोनों जब कई घंटे बाद एक दूसरे के साथ संबंध बना करके थक जाते हैं, निर्मला देवी जिनकी सांसें फूलने लगती है, तभी कमरे में उनकी बेटी संध्या आती है। वो अपनी माँ के शरीर पर सरसों का तेल लगाती है क्योंकि उसकी माँ की सांसें फूल रही होती हैं। एक बेटी जो अपने ही पति के साथ अपनी माँ को संबंध बनाता हुआ कैसे देख सकती है? आखिर उस लड़की की जिसका नाम संध्या रहता, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? भला एक बेटी ऐसा कैसे कर सकती है कि उसकी अपनी सगी माँ उसके ही पति के साथ संबंध बनाए? जब माँ थक जाती तो बेटी अपने माँ के हाथ पांव दबाती। इधर पति मनोज जो कि एकदम बिना कपड़ों का उसकी ही माँ के बगल में लेटा रहता है। और जब निर्मला देवी को आराम मिल जाता है, उनकी सांस फूलना बंद हो जाती है। इसके बाद फिर से दामाद अपनी सास के साथ संबंध बनाने लगता है और बेटी ये सब खड़ी होकर के देखती है। 2 घंटे बाद जब फिर से निर्मला देवी की सांसें फूलने लगती हैं, दोनों थक जाते हैं, तो संध्या अपनी माँ के लिए गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध लाती है। इसके बाद वो अपनी माँ के शरीर पर तेल लगाती है, उनका हाथ पांव दबाती है। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे, भला एक पत्नी अपने पति का सौदा कैसे कर सकती है, वो भी अपनी माँ के साथ? उसकी माँ और उसका पति उसके आंखों के सामने ये सब कुछ करते थे। वो उनसे सवाल करने के बजाय, उनसे लड़ने झगड़ने के बजाय, संध्या यानी कि निर्मला देवी की बेटी अपने पति और अपनी माँ को गर्मा गर्म दूध देती, उनकी सेवा करती, उनकी सेवा में लगी रहती। अपनी माँ निर्मला देवी का हाथ पांव दबाती। अब आपका सर चकरा गया होगा। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। आप ये कहेंगे कि ऊपर वाला कभी किसी को इतना मजबूर ना बनाए कि उसे ना चाहते हुए भी अपनी माँ को अपने ही पति के साथ सुलाना पड़े। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे कि संध्या की क्या मजबूरी थी, वो ऐसा क्यों कर रही थी। अब आपके मन में भी तरह तरह का सवाल उठ रहा होगा। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारा किसी भी तरीके से सहयोग करना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का एक बटन होता है जहाँ पर जाकर के आप हमारी मदद या हमारा सहयोग कर सकते हैं। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। राजस्थान से गुड्डू मिश्रा, आलोक कुमार, त्रिवेदी जी, सोनू, रंजना, पृथ्वी जी, शुभांशु मिश्रा, कन्हैया लाल। आगरा से आफरीन अली, तबस्सुम खान, नेहा वर्मा, जमाल जी, संदीप शर्मा, अंकुर, जो हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते रहते। थैंक यू सो मच अंकुर जी, ऐसी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आप हमें करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। निर्मला देवी जिनकी उम्र 65 साल रहती है, वो सरकारी स्कूल में टीचर रहती हैं, लेकिन अभी 3 साल पहले निर्मला देवी रिटायर हो जाती हैं। अब वो घर पर ही रहती हैं। निर्मला देवी के पति जो कि बैंक में कर्मचारी रहते हैं। अब निर्मला देवी के पति से ही पूरे परिवार का खर्चा चल रहा होता है। निर्मला देवी के पति जो कि 17,000 कमाते हैं क्योंकि वो बैंक में बाबू रहते हैं। अब ऐसे में निर्मला देवी और उनके पति में अक्सर लड़ाई झगड़ा होने लगती है क्योंकि जो निर्मला देवी के पति रहते हैं उनका अपने ही बैंक के कर्मचारी की लड़की के साथ वैध संबंध रहता है। अब जैसी ये बात निर्मला देवी को पता चलती है, निर्मला देवी बैंक जाती हैं और वहाँ पर लड़की से, लड़की के पिता से काफ़ी ज़्यादा हाथापाई होती है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि मामला थाने तक पहुँच जाता है। अब पुलिस वाले दोनों पक्षों को ही जेल में बंद कर देते हैं और 3 दिन बाद निर्मला देवी जेल से बाहर आती है। जब वो जेल से बाहर आती है तो उन्हें एक बुरी खबर मिलती है क्योंकि जो बैंक कर्मचारी की बेटी रहती है जिसका नाम रिंकी रहता है, रिंकी पेट से रहती है और फिर वो निर्मला देवी के पति के बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद जो रिंकी का परिवार रहता है वो निर्मला देवी को वो बच्ची सौंप करके वहाँ से चला जाता है। अब निर्मला देवी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। निर्मला देवी जिनका कलेजा बाहर आता है लेकिन मजबूर रहती हैं क्योंकि अभी जो बच्ची है वो मासूम है, बेजुबान है, इसलिए ना चाहते हुए निर्मला देवी को उस बच्ची को पालना पड़ता है। अब निर्मला देवी
उस बच्ची का नाम संध्या रखती हैं। धीरे धीरे संध्या बड़ी होती है और जवान हो जाती है। इधर निर्मला जो अपने बच्चों में और संध्या में कोई अंतर नहीं करती है, क्योंकि वो ऊपर वाले से डरती है, इसलिए वो बिन माँ की बेटी को वैसे ही पालती हैं जैसे कि वो अपने बच्चों को पालती हैं। लेकिन कहीं न कहीं निर्मला देवी और उनके पति में खटास रहने लगती है। अब पति और पत्नी दोनों अलग रहते हैं। 2 साल बाद तो निर्मला देवी का पति ना जाने कहाँ चला जाता है, उसका आज तक कुछ भी अता पता नहीं चला है। निर्मला देवी जो पहले ही अपने पति से जली रहती हैं, ना तो वो अपने पति की खोज खबर लेती हैं कि उनका पति जिंदा भी है, जीवित है या भी नहीं, और ना वो थाने में उसकी FIR लिखवाती है। अब जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा होता है। अभी तक निर्मला देवी के पति का कोई भी अता पता नहीं है। संध्या जो BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट रहती है, लेकिन संध्या की माँ निर्मला देवी जल्द से जल्द संध्या की शादी कर देना चाहती है। संध्या को तो ये भी नहीं पता है कि उसकी सौतेली माँ है। अब इधर निर्मला देवी जो अपनी बेटी, सौतेली बेटी संध्या के लिए रिश्ता खोज रही होती। संध्या अपनी माँ से कहती है कि देखिए, अभी हम शादी नहीं कर सकते, हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। लेकिन निर्मला देवी, जिन्हें पहले ही संध्या आंखों में चुभ रही थी, अब तो वो जवान हो चुकी थी, इसलिए निर्मला देवी जल्द से जल्द संध्या को ब्याह करके उसके घर भेज देना चाहती हैं, इससे पहले कि संध्या को कुछ पता चले कि ये उनकी सौतेली बेटी है। इसलिए वो लड़का खोज रही होती है। निर्मला देवी जिन्हें एक लड़का पसंद आ जाता है, उस लड़के का नाम अनुज रहता है। निर्मला देवी लड़के के घर पहुंचती है, परिवार अच्छा रहता है। अब वो अपनी बेटी संध्या की मंगनी तय कर देती है। अब जैसे ही संध्या को ये पता चलता है तो संध्या अपनी माँ से बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है, घर में बवाल मचता है। इसके बाद संध्या बिना किसी को कुछ बताए घर से चली जाती है। अब निर्मला देवी को जब ये पता चलता है कि सुबह मंगनी है और संध्या घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इसलिए वो जो उनकी दूसरी बेटी रहती है, जिसका नाम पिंकी रहता है, वो पिंकी को दुल्हन बना करके सजा सवार करके मंगनी के लिए तैयार कर देती हैं। अब जैसे लड़के वाले आते हैं, पिंकी जो देखने में बेहद खूबसूरत रहती है, वैसे भी वो संध्या को देख ही नहीं रहते हैं। निर्मला देवी कहती हैं कि ये हमारी बेटी संध्या है। अब इसके बाद लड़के वाले तुरंत लड़की पसंद कर लेते हैं। चट मंगनी पड़ ब्याह की तारीख तय हो जाती है। बुधवार के दिन सन 2021 शादी तय हो जाती है। इसके बाद दोनों परिवार में शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो जाती हैं। निर्मला देवी बहुत खुश रहती हैं क्योंकि लड़का इंजीनियर रहता है। अब ऐसे में निर्मला देवी अपनी बेटी पिंकी के लिए बहुत खुश रहती हैं कि उनकी बेटी तो राज करेगी राज। लेकिन जब बारात आने को 2 दिन बचा रहता है, तभी संध्या घर वापस आ जाती है। अब जैसे माँ निर्मला देवी संध्या को, यानी कि अपनी बड़ी बेटी को, अपनी आंखों के सामने देखती हैं तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। संध्या जो अब अपनी माँ से कह रही होती कि माँ, शादी तो हमारी तय की थी आपने, हमारे पति से हमारी छोटी बहन पिंकी की शादी तय कर दी, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अब जब माँ ये सुनती हैं तो अपनी बेटी संध्या को बहुत समझाती हैं और कहती है बेटा, हम तुम्हारे लिए दूसरा लड़का खोज देंगे। लेकिन संध्या जिद लगा लेती है, कहती कि वो शादी करेगी तो अनुज से ही करेगी, वरना किसी और से शादी नहीं करेगी। अब निर्मला देवी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो अनुज के छोटे भाई मनोज से संध्या की शादी तय कर देती है। वाले जिन्हें कोई ऐतराज नहीं होता है, क्योंकि निर्मला देवी का परिवार अच्छा रहता है। निर्मला देवी सरकारी टीचर रह चुकी होती हैं, ऐसे में उन्हें पता था कि भर भर के दहेज मिलेगा, इसलिए वो बहुत खुश होते हैं और चट से अपने दूसरे बेटे की, यानी कि मनोज की शादी भी तय कर देते हैं। अब घर में 2 बारात आने वाली थी, 2 बेटियों की शादी थी, खुशियों का माहौल रहता है। लेकिन कहते हैं कि ना जाने खुशियों को कब नजर लग जाए, ये कोई नहीं जानता। अब इधर बारात आने में केवल 1 दिन बचा होता है, तैयारियां एकदम जोरों पर रहती हैं। निर्मला देवी को लगभग 6:30 बजे थाना चौरसिया से फोन आता है। अब निर्मला देवी अपने परिवार को लेकर के भागे भागे थाने पहुंचती हैं। वहां पर पुलिस वाले निर्मला देवी को पहले तो कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन इसके बाद वो निर्मला देवी को एक ऐसे कमरे में लेकर के जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं जाना चाहता है, यानी कि पोस्टमार्टम हाउस। अब निर्मला देवी पुलिस वालों से पूछती हैं कि सर, आप हमें यहाँ क्यों लेकर के आए, हमारा यहाँ पर क्या काम है, हमारे यहाँ तो सुबह बारात आने वाली है और आप ये क्या अशुभ कार्य हमसे करवा रहे हैं। पुलिस वाले निर्मला देवी से कहते हैं कि चलिए मैडम, आपको 100 की पहचान करनी। निर्मला देवी ये सुनती तो कहती है कि सर, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, आप अंदर आइए, आपको माजरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद निर्मला देवी को शव दिखाया जाता है। जैसे निर्मला देवी शव देखती हैं तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, बेटियां चीखे मार कर रोने लगती हैं, क्योंकि ये इनके ही पिता का शव रहता है। अब इसके बाद परिवार को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। निर्मला देवी, जिन्हें अपने पति से कुछ उतना खास लेना देना नहीं रहता था, वो अपनी बेटियों को संभालती है और कहती है बेटा, हम सब संभाल लेंगे, तुम लोग धैर्य रखो। निर्मला देवी अपने पति को संगम घाट लेकर के जाती हैं और वहां पर ही अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती हैं। निर्मला देवी का पति, जिसे आखिरी बार भी अपना घर नसीब नहीं होता है, वो इतना बदनसीब रहता है, क्योंकि जब पत्नी ही आपसे प्यार नहीं करती है, जब पत्नी का ही आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे में
आपका अंतिम संस्कार हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आखिरी बार ऐसा होता है कि लोग 100 को भी घर ले जाते हैं ताकि आखिरी बार वो अपने घर का दर्शन कर सके। लेकिन निर्मला देवी के पति इतने बदनसीब रहते हैं कि उन्हें आखिरी बार भी अपना घर नसीब नहीं हुआ। इसके बाद निर्मला देवी जो अपनी बेटियों को लेकर के सीधे घर पहुंचते हैं, क्योंकि सुबह बारात आने वाली थी। वो अपने बेटियों को समझाते हैं कि बेटा, जो होना था वो हो चुका, तुम्हारे पिता इस दुनिया से जा चुके, अब तुम लोग कल विदा होकर के अपने ससुराल पहुंचने वाली हो, अपना घर बसाने वाली हो, इसलिए अपने आंसू पोंछ लो। अब बेटियां भी अपनी माँ की बात को सुनती है और उन्हें भी लगता है कि मम्मी एकदम सही कह रही हैं। अब होता भी वैसे ही है। सुबह दरवाजे पर बारात आती है, ढोल नगाड़े की आवाज़ आती है, बाराती खाने का आनंद लेते हैं, सभी रस्में होती हैं। पिंकी और संध्या विदा होकर के अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। दोनों बहनों को उनके अपने अपने पति के कमरे में बैठा दिया जाता है। अब दोनों बहनें बेचैन रहती हैं कि कब उनका पति कमरे में आएगा और कब उनके साथ संबंध बनेगा। होता भी वैसे ही है। मनोज और अनुज दोनों अपनी अपनी पत्नियों के कमरे में जाते हैं, पत्नियों के शरीर से साड़ी निकाल करके फेंकने लगते हैं। संध्या और पिंकी जो दोनों शर्मा रही होती है। के बाद अनुज और मनोज जो अपनी अपनी पत्नियों के साथ पूरी रात सुहागरात मनाते हैं। सुबह होती है, संध्या और पिंकी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, दोनों के चेहरे खुशी से लाल हो जाते हैं। अब जब दोनों बहनें एक दूसरे का चेहरा देखती हैं तो शर्मा जाती, क्योंकि दोनों को पता था कि कल रात उनके साथ उनके कमरे में क्या हुआ था। शादी से पहले तो वो दोनों बहनें इन सब चीज़ों से अनजान। संध्या और पिंकी अपने ससुराल में बहुत खुश रहती हैं, वो बाकी रस्मों को अदा करती हैं। ससुराल भी उन्हें बहुत अच्छा मिला था। अनुज और मनोज दोनों बैंक में कर्मचारी रहते, सरकारी पद पर रहते हैं। ऐसे में दोनों बहनों को क्या चाहिए था, दोनों बहनें बहुत खुश रहती हैं। अब इसके बाद वो अपने अपने पति को लेकर के अपनी माँ निर्मला देवी के घर पहुंचती। निर्मला देवी भी अपने दोनों दामाद और बेटियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। इसके बाद एक हफ्ते तक सभी वहां रहते हैं और हंसी खुशी वहाँ रहने के बाद वो सब अपने अपने घर यानी कि अपने ससुराल चली आती हैं। अब ऐसे समय बीत रहा होता, सब कुछ चल रहा होता है। 1 साल बाद पिंकी पेट से हो जाती है और कुछ ही महीने बाद पिंकी एक हष्टपुष्ट बच्चे को जन्म देती है। परिवार में खुशियों का माहौल होता है। निर्मला देवी जो पूरे गांव में मिठाई बांटती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन इधर संध्या जिसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि संध्या की शादी भी पिंकी के साथ ही हुई थी। इधर पिंकी माँ बन गई और संध्या जिसकी कोख सुनी है। संध्या को कुछ समझ में नहीं आता है। संध्या का पति मनोज संध्या को समझाता है कि देखिए जी, मन छोटा मत कीजिए, आपकी भी कोख भर जाएगी, आप हम पर विश्वास रखिए। इसके बाद अब क्या था, संध्या का पति बड़ी ही बेदर्दी से तेजी से हर रात संध्या के साथ संबंध बनाता। संध्या को बहुत तकलीफ होती, दर्द होती, लेकिन वो ये सारी चीजें बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसे भी माँ बनना था। इतनी कोशिशों के बावजूद भी संध्या माँ नहीं बन पाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद वो अपने पति मनोज को लेकर के हकीमों के पास जाती, डॉक्टरों के पास जाती, इलाज चलता है, लेकिन कहीं से कोई फायदा नजर नहीं आता है। संध्या को कुछ समझ में नहीं आता है। एक दिन वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और बिलख बिलख करके रोने लगती है कि माँ, डॉक्टर ने हमें कुछ ऐसा बताया कि अब हम जीना नहीं चाहते हैं। निर्मला देवी पूछती कि बेटा, डॉक्टर साहब ने तुमको क्या बताया? संध्या अपनी माँ से कहती है, हम आ करके आपको पूरी बात बताते हैं, हम फ़ोन पर नहीं बता सकते। इसके बाद संध्या अपने पति मनोज को लेती है और वो दोनों ऑटो रिक्शा में बैठ करके अपने ससुराल पहुँच जाते हैं। संध्या अपनी माँ निर्मला देवी को पूरी बात बता देती है। जैसे निर्मला देवी ये सुनती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इधर मनोज जो संध्या को तलाक देने को कह रहा था, अब वो तलाक का पेपर भी ले आता है, लेकिन निर्मला देवी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। एक तरफ जो उनकी सगी बेटी है, उसका परिवार है, उसके परिवार में खुशहाली है, वो माँ बन चुकी है, लेकिन जो उसकी सौतेली बेटी है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसने बचपन में भी इतना दुख देखा था और अब वो ये नहीं चाहती कि उसकी सौतेली बेटी की कोख सुनी रहे। इसलिए वो अपनी बेटी को दिलासा देती है, भरोसा दिलाती है और कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, अभी हम जीवित हैं, हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देंगे, बस तुम हम पर भरोसा रखो। इसके बाद ये कहते हुए निर्मला देवी अपने दामाद को अपने साथ लेती हैं और बेटी से कहती हैं कि बेटा तुम दरवाजे के बाहर खड़ी रहो, हमारा इंतजार करो और साथ में गर्मा गर्म सरसों का तेल कटोरी में लेकर आ जाओ। अब इसके बाद संध्या वैसे ही करती है, वो सरसों का तेल लेती है और फिर दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। जैसे संध्या कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोल करके देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ और उसका पति जिनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और उसका पति मनोज जो उसके ही माँ के साथ बड़ी ही बेदर्दी से बेरहमी से संबंध बना रहा होता है। इधर माँ निर्मला देवी जो दर्द से करहा रही होती, लेकिन इसके बाद भी वो मनोज के साथ गलत काम कर रही होती हैं। इधर मनोज सारी हदें पार कर देता है और वो तरह तरह की स्टाइल से
अपनी सास के साथ संबंध बना रहा होता है। जब बेटी ये देखती है तो वो शर्मा जाती है, क्योंकि उसका पति उसकी ही माँ के साथ संबंध बना रहा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। अब जब उन दोनों का मन भर जाता है तो वो दोनों हाँफने लगते हैं, थक करके बगल में ही सो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी माँ के हाथ पांव दबाने लगती है और अपनी माँ के शरीर पर गर्मा गर्मा तेल लगाती है। अब माँ से वो पूछती है कि माँ आप ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन संध्या की माँ निर्मला देवी संध्या को कोई जवाब नहीं देती, कहती है बेटा बस तुम देखती रहो, और जब हम थक जाएं, हमारी सांस फूलने लगे तो हमारे लिए हल्दी वाला दूध ले आना, सरसों का गर्मा गर्म तेल हमारे शरीर पर मल देना। बेटी वैसे ही करती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी माँ ये सब क्या कर रही है। बेटी शर्मा रही होती है, लेकिन वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसे अपनी माँ के शरीर पर तेल लगाना रहता है, इसलिए वो वहीं पर खड़ी रहती है। इसके बाद कुछ घंटे बाद जब दोनों आराम कर लेते, फिर से वही सब कुछ करने लगते हैं। अब संध्या जो खड़ी सब कुछ देख रही होती है, जैसे ही माँ हाँफने लगती है, थक जाती है, तो संध्या फिर से वही सब कुछ करती है और हल्दी वाला दूध अपनी माँ को पिला देती है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा था। लगातार निर्मला देवी अपने ही दामाद के साथ संबंध बना रही होती है। ऐसे समय बीतता रहता है, लेकिन संध्या जिसके मन में तरह तरह का सवाल उठ रहा था, वो अपनी माँ से पूछती है, माँ कोई जवाब नहीं देती है। और जब पति से पूछती है कि आप हमें धोखा दे रहे हैं, आप हमारी ही माँ के साथ गलत काम कर रहे हैं, वो भी हमारी आंखों के सामने, तो पति कहता है कि देखो संध्या, हम तो तुम्हें तलाक देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी माँ के कहने पर हमने तुम्हें अभी तक तलाक नहीं दिया है, वरना हम तो तुम्हें कब का तलाक दे देते और किसी दूसरी महिला से शादी कर लेते। अब जब संध्या ये सुनती है तो उसे बहुत दुख पहुंचता है। वो अपनी माँ के पास जाती है और रोने लगती है। संध्या की माँ निर्मला देवी कहती है कि बेटा सब्र करो, धैर्य रखो, सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे जीवन में। इसके बाद फिर से वो अपने दामाद को कमरे में बुलाती हैं और दामाद वही सब कुछ करता है अपनी सास के साथ। ऐसे समय बीत रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। अब कुछ ही समय बाद संध्या की माँ निर्मला देवी का पेट निकलने लगता है। निर्मला देवी अपनी माँ से पूछती है कि माँ क्या बात है, क्या आपके पेट में सूजन हो गई, लेकिन निर्मला देवी अपनी बेटी का कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। वो लगातार अपने दामाद के साथ संबंध बना रही होती है, रातें रंगीन कर रही होती है। रात का 2 से 2:30 बज रहा होता है। संध्या सो रही होती है, तभी उसके कानों में बच्चे की रोने की आवाज आती है। संध्या घबरा जाती है कि उसके घर में तो कोई बच्चा नहीं है, ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही। वो रजाई हटाती है और दौड़ती हुई उस आवाज के पीछे भागती है। अब जैसे ही वो अपनी माँ के कमरे के पास जाती है तो देखती है कि उसकी माँ के हाथों में एक नन्हा सा बच्चा है। अब जैसे ही संध्या ये देखती है तो दौड़ते हुए अपनी माँ के कमरे में जाती है, माँ से पूछती है कि माँ ये बच्चा कहाँ से आया। निर्मला देवी कहती हैं कि बेटा ये वही बच्चा है जो हम तुम्हारे पति के साथ कर रहे थे, ये उसी का फल है, ये लो, अब ये तुम्हारा है। अब जैसे संध्या ये सुनती है तो उस बच्चे को अपने हाथ में ले लेती है और उसे दुलाने लगती है। संध्या बहुत खुश होती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन संध्या की माँ जो हर दिन मनोज को अपने पास बुलाती हैं और फिर मनोज के साथ संबंध बना रही होती हैं। अब जब संध्या अपनी माँ से पूछती है कि माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो निर्मला देवी कहती है कि देखो बेटा, हमने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में रहे नहीं हैं, और ऐसे में अगर हम तुम्हारे पति के साथ यानी कि अपने दामाद जी के साथ रातें रंगीन कर ले रहे हैं तो इसमें कोई बुराई हमें नजर नहीं आती है। अब जब बेटी ये सुनती है तो उसे भी लगता है कि हाँ, माँ ने उसके लिए इतना कुछ किया है, क्या हुआ अगर उसकी माँ उसके पति के साथ ही सो रही है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। अब संध्या की 3 बेटियां और 2 बेटे रहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना और परिवार का ध्यान रखें। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।